हाय फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स लॉ के अंदर आपके अमेंडमेंट जो आए हैं, स्टैट्यूटरी अपडेट जो आए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। यानी जो आपके नवंबर 21 एग्जामिनेशन के लिए हैं उनके रिगार्डिंग यानी दिसंबर 21 में जो अब एग्जाम होने वाले हैं उनके रिगार्डिंग सी इंस्टीट्यूट ने जो स्टैट्यूटरी अपडेट दिए हैं उनको आज अपन क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये जो स्टैट्यूटरी अपडेट है, बहुत छोटे छोटे स्टैट्यूटरी अपडेट्स आए हैं और इनकी एप्लीकेबिलिटी किस तरह से आपके दिखाई देगी। तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो आपका पेपर नंबर 8 इनडायरेक्ट टैक्स लॉ है, उसके स्टैट्यूटरी अपडेट के साथ अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज अपन स्टैट्यूटरी अपडेट की बात करें और ये स्टैट्यूटरी अपडेट आपके नवंबर 2021 एग्जामिनेशन के लिए है, जो कि अभी दिसंबर में अनाउंस हो गए हैं, उनके साथ अपन बात करेंगे। ये जो स्टैट्यूटरी अपडेट आपके आए हैं ये कहां तक के आपके एग्जाम के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, तो इसके लिए हमारे सी इंस्टीट्यूट ने क्लियरली कर रखा है कि जो 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल तक के जो स्टैट्यूटरी अपडेट है वहीं तक के प्रोविजन आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद यदि कोई भी चेंजेस आ रहे हैं लॉ के अंदर तो वो आपको ध्यान में नहीं रखना है। तो सबसे पहले तो अपन बात करने जा रहे हैं कि जो स्टैट्यूटरी अपडेट है वो कहां तक के आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो अपन बात करते हैं नवंबर 2021 एग्जामिनेशन की बात होती है, तो इसके ऊपर जो स्टैट्यूटरी अपडेट है वो कौन से एप्लीकेबल होंगे। तो इसने कहा कि द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड आईजीएसटी एक्ट 2017 अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2020, जो कि आपका मैंने कहा कि कौन सा फाइनेंस एक्ट लगेगा, तो मैंने कहा मई 21 और नवंबर 21 के ऊपर जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल होते हैं वो फाइनेंस एक्ट 2020 के एप्लीकेबल होंगे। लेकिन साथ ही साथ डियर यहां पर अपन बात करने जा रहे हैं कि ये जो स्टैट्यूटरी अपडेट है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे अप टू 30 अप्रैल 2021। तो जो अप टू 30 अप्रैल 2021 के स्टैट्यूटरी अपडेट आए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, इससे ज्यादा नहीं रखने हैं। इसके आगे के यदि आते हैं वो आपके एग्जाम के लिए नहीं है। इसी तरह से अपन बात करते हैं कस्टम एक्ट 1962 एंड कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, जैसा अपन वहां कस्टम लॉ में पढ़ा था, एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2020। और इसमें भी जो आपके स्टैट्यूटरी अपडेट है वो अमेंडमेंट आपको लेने होंगे 30 अप्रैल 2021 तक के आपके स्टैट्यूटरी अपडेट को ध्यान में रखते हुए हमें करना होगा। अब आपको सिंपल सी बात अपन करें, जो हमारे स्टैट्यूटरी अपडेट आए हैं उनको यहां पर अपन डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका पार्ट 1 में है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसके अंदर मैंने कहा स्टैट्यूटरी अपडेट आपको जो देखने हैं वो कब तक के देखने हैं, बिकम इफेक्टिव टिल 30 अप्रैल 2021 तक के स्टैट्यूटरी अपडेट को देखना होगा। अब यहां पर अपन बात करें कि आपके स्टार्टिंग में जैसे अपन बात करते हैं मॉड्यूल फर्स्ट में 7 चैप्टर दे रखे हैं, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा स्टैट्यूटरी अपडेट सी इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है और जो अपन ने पढ़ा है वो स्टैट्यूटरी अपडेटेड के साथ ही दिखाई दे रहा है। तो ज्यादा कोई स्टैट्यूटरी अपडेट नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं किसकी बात कर रहा हूं, आपके मॉड्यूल नंबर 7 जो कि चैप्टर नंबर आपका 8 आ रहा है। चैप्टर नंबर 8 आपका आ रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। तो डियर आईटीसी के चैप्टर के अंदर आपके यहां पर उन्होंने स्टैट्यूटरी अपडेट दे दी। किस चैप्टर में, आईटीसी के चैप्टर में। और आईटीसी के चैप्टर में कोई ज्यादा बड़ा अमेंडमेंट नहीं आया, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर उन्होंने क्या कहा कि जो आपके आईटीसी आती है वो हम आईटीसी बुक करते हैं, वो किसके अकॉर्डिंगली बुक करते हैं। तो डियर मैंने आपको बताया था आईटीसी आपको अब अवेलेबल होगी जो जीएसटीआर 2A में, यानी रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A के अंदर जितना अमाउंट आपके रिफ्लेक्ट होता है उसको अमाउंट को हम हमारे आईटीसी में बुक कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने आपको कहा था कि आप 10% तक एडिशनल जो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है और आपके पास फिजिकली डॉक्यूमेंट है, आपके पास क्या है, फिजिकली डॉक्यूमेंट है, तो आप एडिशन 10% तक भी आप उस केस में क्या बुक कर सकते हो, वहां पर डियर आप आईटीसी बुक कर सकते हो, वहां पर आप आईटीसी बुक कर सकते हो। लेकिन अपन बात करते हैं इससे आगे, बात करते हैं। तो इससे आगे मैं बात करता हूं कि जो अब फाइनेंस एक्ट के अंदर यहां पर स्टैट्यूटरी अपडेट में दिया, तो वो कहता है कि अब आपको 10 की जगह ये जो एडिशनल अमाउंट आपको मिल रहा था 2A के अंदर, वो 10% की जगह अब 5% तक ही, यानी रिड्यूस कर दिया 5% तक ही अब आप क्या कर सकते हो, एडिशनल अमाउंट
बुक कर सकते हो, जो कि जीएसटीआर 2A में आ रहा है वो तो 100%, और 10% एडिशन तक बुक कर सकते थे यदि आपके पास एक्चुअल में फिजिकली डॉक्यूमेंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। तो आप क्या कर सकते थे, 10% एडिशन तक आप 2A के अमाउंट तक बढ़ा सकते थे। लेकिन अब ये अमाउंट घटकर यानी रिड्यूस कर दिया गया है 5% तक, तो 10 से घटाकर 5% कर दिया गया है। तो ज्यादा कोई आपके स्टैट्यूटरी अपडेट नहीं है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि द डेटेड ऑन 22nd of December 2020 has amended the said sub rule, reduce the said percentage ITC 10 to 5%। तो ये आपके जितना भी जीएसटीआर 2 में, यानी जो सप्लायर आपके जीएसटीआर 1 फाइल करता है, आपने देखा है जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो 1 के अंदर जो रिटर्न में उसने दिखाया गया है तो वो आपके रिफ्लेक्ट हो जाता है जीएसटीआर 2A में। तो वो आप 2A के अंदर आ रहा है वो तो 100% ले लोगे। इसके अलावा आप 10% तक और एडिशनल बुक कर सकते थे, तो वो रिड्यूस करके आपके अब 5% ही एलिजिबल आईटीसी का आप बुक कर सकते हो। तो या आपको ज्यादा बड़ा अमेंडमेंट नहीं है। पहले आपको पता है एडिशन 20% था, फिर 10 किया हमारी गवर्नमेंट ने, और अब ये परसेंटेज कर दिया है 5%। तो रिड्यूस किया है, रिड्यूस, बढ़ाया नहीं है, रिड्यूस किया है। तो यही आपको बताता है कि आईटीसी टू बी अवेल इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइस डेबिट नोट नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर। सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं किया तो आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो पहले हम क्या कर सकते थे, 10% तक आप एडिशनल जिसका 2A में आ रहा है उसका 10% तक आप उसको बुक कर सकते थे। लेकिन अब ये परसेंटेज 10 to 5% आपके कर दिया गया है ऑफ एलिजिबल आईटीसी रूल 36(4). तो आपके कोई बड़ा अमेंडमेंट नहीं है। आपका जो परसेंटेज था वो 10 से घटकर अब 5% हुआ है। तो अब जो भी कैलकुलेशन आपको करनी है वो आप एडिशनली 10% तक नहीं ले सकते, केवल 5% तक ही आपको कंसीडर करना रहेगा। विथ इफेक्ट फ्रॉम कहां से हो गया, 1 जनवरी 2021 से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से अब आप 5% ही बुक कर सकते हो। तो आईटीसी टू बी अवेल ए रजिस्टर्ड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइस। हम आईटीसी किसका बुक करते हैं, इनवॉइस या फिर डेबिट नोट का। आईटीसी मैंने आपको बताया था तो किसका मिलता है, इनवॉइस या फिर डेबिट नोट का मिलता है। द डिटेल ऑफ विच हैव नॉट बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर अंडर द सेक्शन 37(1) फ्रॉम जीएसटीआर 1 यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF। ये थोड़ा सा अमेंडेड ये भी किया है। पहले अपन कहते थे इनवॉइस को अपलोड करना है जीएसटीआर 1 में, लेकिन एक्चुअल में इनवॉइस तो अपलोड हो नहीं सकता। तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके इनवॉइस अपलोडिंग की जगह क्या कर दिया, IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। यानी इनवॉइस अपलोड करने के लिए यदि उन्होंने उसकी जगह पर नाम इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, हर जगह उन्होंने चेंजेस कर दिया। तो ये भी एक थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस बताया, लेकिन ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना। पहले इनवॉइस अपलोडिंग वर्ड होता था, अब उसकी जगह क्या हो जाएगा IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। आई थिंक बात आपको समझोगे। कैन नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल in respect of the invoice of section 37(1) inform GSTR 1 using IFF, invoice furnishing आपके फैसिलिटी, वो आपके इन्होंने अमेंडमेंट दिया गया है। तो आई थिंक फर्स्ट अमेंडमेंट में ज्यादा कुछ नहीं है, सीधा सिंपल सा आपके ध्यान में रखना है जो 10% का रेट था एडिशनल अमाउंट वो अब रिड्यूस होके 5% आपको कर दिया गया है। तो 5% तक ही अब आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से। आई थिंक आपको ये अमेंडमेंट में कोई इशू नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट नहीं है एक तरह से, ज्यादा सिर्फ परसेंटेज को रिड्यूस किया गया है। सेकंड अपन बात करते हैं, एक और अमेंडमेंट आया है, रेस्ट्रिक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। रूल 86B जो कि आपके 1 जनवरी 2021 को दिया गया। इन्होंने क्या किया कि पहले क्या होता था, काफी लोग बोगस इनवॉइस को यूज करते थे, और बोगस इनवॉइस को यूज करके क्या करते थे, जो जीएसटी का पेमेंट आता था वो आईटीसी सेटअप कर देते थे। वो आईटीसी सेटअप करके थे कि जितना भी मेरा आउटपुट टैक्स बन रहा है वो मेरा इनपुट से साफ हो गया और मैं कोई अब टैक्स का पेमेंट नहीं करूंगा। लेकिन इसको रोकने के लिए ये प्रोविजन उन्होंने इंसर्ट कर दिया गया कि अब आप
99% तक ही आईटीसी क्लेम कर सकते हो, 1% तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना होगा। यदि आपके वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वर्डिंग पे ध्यान देना, यदि आपके वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जिसमें एक्सक्लूड है एग्जम्प्टेड सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई, यानी एक्सपोर्ट को भी एक्सक्लूड कर दिया, को छोड़ना है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आपके 50 लाख से ज्यादा है इन ए मंथ में 50 लाख से ज्यादा है, तो उनके लिए ये प्रोविजन आपको इंसर्ट करा दिया गया है कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वर्डिंग ध्यान दें, टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग एग्जम्प्टेड और जीरो रेटेड सप्लाई। तो डियर ऐसे केस के अंदर यहां पर आपको ये बेनिफिट उन्होंने दिया गया है कि आप 99% तक ही आईटीसी ले सकते हो, 1% तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना होगा, यानी आप पूरा अमाउंट अब आईटीसी से बुक नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा अच्छा अमेंडमेंट है, तो अपन बात करते हैं, इसको समझते हैं। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से आया है न्यू रूल 86B has been inserted in the CGST rule to the restriction the amount available in the electronic credit ledger, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से जो आप आईटीसी लेते थे उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। ए रजिस्टर्ड पर्सन कैन यूज टू डिस्चार्ज हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी to 99% of such tax liability in case where the value of taxable supply other than exempted supply and zero rated supply in a month exceeding rupees 50 lakh, this rule override all other rules। तो इसने कहा इट इंप्लाइज दैट ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज अमाउंट अवेल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू डिस्चार्ज टैक्स लायबिलिटी और आउटपुट टैक्स इन द एक्सेस ऑफ द 99% ऑफ सच टैक्स लायबिलिटी इन केस वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जिसकी अपन बात करें क्या देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जम्प्टेड सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई इन ए मंथ 50 लाख से एक्सीड है, यानी 50 लाख से एक्सीड है। मैं आपको प्रोविजन बता देता हूं, यानी प्रोविजन क्या कह रहा है आपके समझते हैं अपन कि इन ए मंथ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, उसमें से आपको हटाना है एक्सक्लूड एग्जम्प्टेड सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेट सप्लाई का मतलब क्या हुआ जी, एक्सपोर्ट। सिंपल वर्डों में बात करें, एक्सपोर्ट में यूज होते एक्सपोर्ट इन गुड्स या एक्सपोर्ट इन सर्विस। यदि ये एक्सीडिंग है 50 लाख, तो वहां मुझे आईटीसी जो अवेलेबल होगा, आईटीसी जो अवेलेबल होगा वो आपके मैक्सिमम 99% ऑफ एलिजिबल या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का हो पाएगा। तो कुल मिलाकर अपन बात करें कि जैसे मेरे पास यहां पर अब आ रही है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, अज्यूम कर लेते हैं 100, तो लेस कितना कर पाऊंगा मैं, 99%। किससे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। जो बच गया, जो डियर बच गया, वो जो मुझे पे करना होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना, 1%। तो 1% मुझे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से 99% ही बुक कर पाऊंगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से 1% का तो मुझे पेमेंट करना ही करना रहेगा। यानी मैं अब 100% आईटीसी बुक नहीं कर सकता, चाहे से मेरे पास आईटीसी बची हुई है, लेकिन मैं आईटीसी बचने के बावजूद भी नहीं कर सकता। 1% तो मुझे क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करने का प्रोविजन इन्होंने दे दिया गया है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल करते हैं, जो सी इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, एग्जाम्पल करते हैं तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा समझना। तो डियर मैं स्टार्ट करता हूं एग्जाम्पल को।
द टोटल वैल्यू ऑफ interstate supply of Raman and Sons for the month of February 2021 is rupees 100 lakhs. The said supply is taxable at the rate of 18% IGST. इस समझने के लिए इसने कहा 18% IGST, तो यानी मेरा टैक्स कितना हो गया 18 lakhs. Thus the total output tax liability of Raman and Son is the amount is 18 lakh. कितना आ गया 18 लाख आ गया. अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मेरे पास पड़ा हुआ है 20 lakhs. तो मैं पूरा 100% ले लेता था, पहले पूरा 100% ले लेता था, क्योंकि 18 लाख मेरा क्या है आउटपुट टैक्स, इनपुट पड़ा हुआ है 20 लाख, तो 2 लाख का तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में फिर भी बैलेंस बच जाता था. लेकिन अब जो इन्होंने 1 जनवरी 2021 को अमेंडमेंट दिया, और उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अब मैक्सिमम आप आईटीसी बुक कर सकते हो 99%. तो एटलीस्ट 1% तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना ही करना होगा. तो इन्होंने कहा इन टर्म ऑफ द रेस्ट्रिक्शन imposed by the rule 86B, Raman and company can discharge 99% of output tax liability. यानी मैं बात करूं 18 लाख का 99%, यह जगह 17,82,000, यही आएगा 17,82,000 आ जाएगा. फ्रॉम द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मेरे पास कितना पड़ा हुआ है 20 lakhs, लेकिन मैं मैक्सिमम कितना यूज कर पाऊंगा 17,82,000. हाउ इट हैज टू बी मैंडेटरी डिस्चार्ज द बैलेंस 1% ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 18 लाख का थॉट द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा. आपको किस तरह से भी मैं आपको बताता हूं एग्जांपल से. यानी मेरा यहां पर आउटपुट लायबिलिटी थी सप्लाई 100 lakhs, लेकिन उस पे जीएसटी आ जाएगा 18%. इसका आउटपुट टैक्स कर लो, थोड़ा सा ही रहेगा 18 लाख. अब मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक लेजर में सफिशिएंट अमाउंट है, लेकिन मैं अब इसका 99% ही यूज कर सकता हूं. तो इलेक्ट्रॉनिक लेजर से मुझे कितना लेना होगा 18 लाख का 99%. तो 1% तो मुझे कैश पे ही करना पड़ेगा. 17,82,000. तो डियर अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ गया 1%. तो 18 लाख का 1%. 18,000 मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करने के लिए बताता है. तो ये हमारे इस केस में एग्जांपल आपके बता रहा है, ये हमारे इस केस में एग्जांपल बता रहा है. तो आपको इसमें कोई इश्यू नहीं होगा, सिंपल है. लेकिन अब इसमें कुछ एक्सेप्शन दे दिए कि आज भी कोई पर्सन यदि इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो वो आपके 100% आईटीसी क्लेम करते हैं. यदि आपके ये पर्सन है तो वो 100% आईटीसी क्लेम करते हैं, यानी रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा. एक्सेप्शन क्या हो गया, इनके ऊपर 100% आपको आईटीसी अवेलेबल है. किन किन को अवेलेबल है उसके लिए अपन बात करते हैं. तो देखो ये क्या रखा है, रेस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई, रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी वेयर द सेड पर्सन प्रोपराइटर है, करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ इट्स टू पार्टनर, होल टाइम डायरेक्टर, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएट ऑफ बोर्ड, ट्रस्टी. द केस में बी हैव पेड मोर देन 1 lakh ऑफ इनकम टैक्स इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर. यानी उन्होंने पीछे के 2 सालों में, पीछे के 2 फाइनेंशियल ईयर में आपका इनकम टैक्स मोर देन 1 लाख से ज्यादा पेमेंट किया गया है. यानी मेरा इनकम टैक्स का अमाउंट
more than 1 लाख। क्या होगा, इस तरह से लिखूंगा, मैं उधर ले लेता हूं थोड़ा सा स्पेस की वजह से, यानी इनकम टैक्स है आपका 1 लाख से ज्यादा आपने पे किया है, 1 लाख से ज्यादा आपने इनकम टैक्स पे किया है इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में अपना इनकम टैक्स, कोई भी प्रोपराइटर है, कोई भी कर्ता है, कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर है, 2 पार्टनर, होल टाइम ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएशन, board of trustee, as case may be, have paid the more than 1 lakh as an income tax in each of the last 2 financial years। तो ये कहता है कि 1 लाख कब, हर साल, each financial year में, each in last 2 financial year in each, ये भी लिखना प्रत्येक साल के लिए, हर एक साल के लिए। तो 1 लाख से एक्सेस पेमेंट किया गया है हर साल से ज्यादा, तो ऐसे केस के अंदर वहां पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, यानी पूरा 100% आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो आई थिंक डियर आपको बहुत इजी समझ में आ गया होगा। दूसरा आता है वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव ऑफ रिफंड ऑफ मोर देन 1 लाख in the preceding financial year on account of the unutilized ITC in case of the zero rated supply made without payment of tax या फिर inverted duty structure। देखो, एक तो मैंने कहा कि आपका रिफंड दो तरह से मिलता है, एक तो जीरो रेटेड सप्लाई का और एक मिलता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब था मेरे आउटपुट है 18, आउटपुट है मेरा 5% से और मेरा इनपुट आ रहा था 18% से। इनपुट किस रेट से आ रहा था, 18% से, तो डियर 13% का मेरा क्या बनता है, रिफंड बन जाता है। तो ये चीज इस केस में आपके बता रहा है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में तो ये मेरा रिफंड का अमाउंट मोर देन 1 लाख से ज्यादा है तो भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जब आपका बोगस इनवॉइस को रोकने की बात हो रही है तो गवर्नमेंट आपको रिफंड करती है, तो रिफंड उसी अमाउंट में से करती है। गवर्नमेंट आपको रिफंड तभी करती है जब आपके पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेती है, चेक कर लेती है कि आपका इनपुट प्रॉपर है या नहीं है। तो जिसका इनपुट के डॉक्यूमेंट पूरे चेक हो चुके हैं तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है, तो वहां वो पर्सन आपके आईटीसी क्लेम कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। 100% आईटीसी उस केस में अवेलेबल हो जाएगी यदि उसको रिफंड अमाउंट मिल रहा है 1 लाख से ज्यादा इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद थर्ड सी, where the registered person has discharged his liability toward output tax thought the electronic cash ledger for an amount which is excess of 1% of total output tax liability, accumulated up to the said month in the current financial year, accumulated in the said month in the current financial year। जैसा अब इसने क्या कह दिया कि कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने टोटल आपके जो पेमेंट किया है, टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1% से ज्यादा उसने ऑलरेडी अक्यूमुलेटेडली पूरे साल भर में, जब भी अपन बात करने जा रहे हैं इस प्रोविजन के आने से पहले ही, उसने 1% से ज्यादा ऑलरेडी आपके टैक्स का पेमेंट कर रखा है, 1% से ज्यादा उसने ऑलरेडी आपका टैक्स का पेमेंट कर रखा है। तो ऐसे केस के अंदर, तो डियर ऐसे केस के अंदर वहां जब 1% से ज्यादा वो ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा है तो अपन को तो 1% तो चाहिए था, तो वो आके 100% आईटीसी क्लेम कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। अक्यूमुलेटेड यानी शुरुआत से लेकर अब तक। तो वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज हिज टैक्स लायबिलिटी आउटपुट थॉट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट किया है, 1% से ज्यादा ऑलरेडी कर चुका है अक्यूमुलेटेडली। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% से ज्यादा ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है। इसका टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अप्लाइड accumulatedly up to the said month in the current financial year। इसके साथ साथ ये कहता है कि इन लोगों के ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, यानी आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होगी। कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भगवान है जी भगवान, गवर्नमेंट ऑफ, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गया पीएसयू, लोकल अथॉरिटी एंड स्टेटूटरी बॉडी। तो ये तो एक तरह से गवर्नमेंट ही दिखाई दे रहे हैं। तो हमेशा अपन बात करते हैं
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटी है, इन स्टेटूटरी आपकी बॉडी है। तो डियर इनके ऊपर आपके ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, वो अपना आईटीसी इजीली बुक कर सकते हैं, गवर्नमेंट तो फ्रॉड करने वाली है नहीं, तो उनको इस प्रोविजन से बाहर रखा गया है। हाउ द कमिश्नर an officer authorized by him in this behalf may remove the said restriction after such verification and such safeguard as may be deemed fit। साथ साथ उसने कहा यदि कमिश्नर या जो भी ऑथराइज पर्सन है उन्होंने सारा वेरीफाई कर लिया तो वो भी इस प्रोविजन से उनको बाहर करवा सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन कब आया? 22 दिसंबर 2020 से आपके आया। तो मैंने कहा आपके प्रोविजन अमेंडमेंट के 30 अप्रैल 2021 तक के एप्लीकेबल होंगे, तो ये प्रोविजन भी आपके अमेंडमेंट का अच्छा दिखाई देता है। आई थिंक आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। और यार सीधा सिंपल सा मैंने आपको बता दिया कि ये आपके दो ही अमेंडमेंट आपके आईटीसी से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन लेके चलते हैं जो अमेंडमेंट के लिए आ रहा है, वो है रजिस्ट्रेशन। तो उसको स्टार्ट करते हैं। ये आगे लेते हैं अपन रजिस्ट्रेशन चैप्टर से। तो इसमें आ गया, जैसे अपन रजिस्ट्रेशन कराते थे तो आपने वहां टाइमिंग क्या था, 3 डेज के अंदर आपको क्या होता था, अप्रूवल आ जाता था। साथ ही साथ इन्होंने बताया गया कि रजिस्ट्रेशन के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन करवाने की रिक्वायरमेंट, तो इसके रिगार्डिंग दिया गया पहला प्रोविजन, तो पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन, यानी ये पर्सन जो कि आपके आधार ऑथेंटिकेशन से क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर अपन बात करते हैं सेक्शन 25(6)(d) ऑफ सीजीएसटी एक्ट स्टिपुलेट दैट प्रोविजन रिलेटिंग टू आधार ऑथेंटिकेशन shall not apply to such person or class of person any state, union territory or part thereof as may be notified, as may be notified। पहले क्या था, earlier this regard the following person are notified by the notification number, जैसे अपन बात करते हैं कौन कौन से थे, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए पर्सन नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जब इंडियन सिटीजन नहीं है तो उसके पास आधार नंबर नहीं होगा, और आधार नंबर नहीं होगा तो उसे यहां पर उसको वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ए क्लास ऑफ पर्सन अदर देन फॉलोइंग क्लास ऑफ पर्सन, जैसे अपन बात करते हैं इंडिविजुअल है, ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप, मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर, और कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ का, जैसे अपन बात करते हैं कर्ता किसका हो गया, एचयूएफ का। तो ये आपके थे। अब इसको उन्होंने आगे कर दिया कि इन पर्सन को उन्होंने एग्जेम्प्ट बना दिया, यानी वहां पर आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉलोइंग पर्सन हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन, तो ये आपके स्टेचुटरी अपडेट में आ गया, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। पहला कौन सा आ रहा है, ए पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि कोई भी पर्सन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है उसको इसमें कवर किया गया, या डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं कि उस डिपार्टमेंट के पर्सन है तो उन्हें आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लोकल अथॉरिटी, स्टेटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू, ए पर्सन अप्लाइंग फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था यूआईएन कौन अप्लाई करता था, तो यदि कोई यूआईएन के लिए एप्लीकेशन दे रहा है तो वो फॉरेनर था, इंडिया में आके सप्लाई करना चाह रहा है तो उसको यूआईएन नंबर अलॉट हो रहा था, तो उससे आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो उसे आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है। ये नोटिफिकेशन आपके बताया गया 23 Feb 2021। तो मैंने कहा कि आपके 30 अप्रैल तक के नोटिफिकेशन आपके साथ इसमें अप्लाई रहते हैं। इसके साथ ही साथ अपन बात करते हैं रिवाइज द टाइम लिमिट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड रूल 9, जिसमें आता है रूल 9 सीजीएसटी रूल विच इज प्रोवाइडेड द प्रोविजन relating to the verification of the application of registration for registration, and it is approval from his amended with effect from 22 दिसंबर 2020 को ये अमेंडमेंट आया, जिसके अंदर आपका मैंने कहा टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दिया है। पहले आपने देखो
जो एप्लीकेशन लगा देते 3 डेज के अंदर अंदर वहां पर आपको प्रॉपर ऑफिसर को एक्सेप्ट करनी होती थी या फिर SCN इश्यू करना होता था। यदि आपने एप्लीकेशन में प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपने सबमिट की गई तो 3 डेज के अंदर अंदर GST नंबर आपको अलॉट हो जाता था। लेकिन अब इसका टाइम 3 डेज से बढ़ाकर 7 डेज कर दिया, 7 दिन कर दिया गया है। ये एक अमेंडमेंट आपको दिखाई देगा। तो टाइम लिमिट फॉर अप्रूवल ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, टाइम लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, जिसमें अपन बात करते थे टाइम लिमिट फॉर अप्रूविंग द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द एप्लीकेंट बाय द प्रॉपर ऑफिसर इफ द एप्लीकेशन एंड a company's document are found to be in order has been increased from 3 days to 7 days, 7 working days, 7 वो भी working days। यानी पहले 7 डेज का टाइमिंग था, तो अब ये 7 डेज से टाइमिंग को बढ़ाकर 3 डेज से टाइमिंग को बढ़ाकर अब कर दिया 7 वर्किंग डेज। वर्किंग भी लगा लो, वर्किंग डेज। तो यहां पर अब ये टाइमिंग बढ़ाकर क्या कर दिया, 7 वर्किंग डेज का टाइमिंग कर दिया। इसी के आगे आगे SCN का टाइमिंग को भी चेंज किया। अपन देखते हैं फर्दर द टाइम लिमिट फॉर द ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन आपके पहले क्या होता था कि आप जहां पर बिजनेस का प्लेस है उसको फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं करते थे, अब उन्होंने कहा कि फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना होगा। या तो आधार ऑथेंटिकेशन से करवा दो, और जहां आधार ऑथेंटिकेशन से वेरिफिकेशन नहीं हो रहा तो वो फिजिकली वेरिफिकेशन आपके प्रॉपर ऑफिसर को करने के लिए बता रहा है। ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ए पर्सन हु फेल टू अंडरगो द आधार ऑथेंटिकेशन डज नॉट ऑप्ट द आधार ऑथेंटिकेशन। जो आपके आधार ऑथेंटिकेशन कर लेगा उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आधार ऑथेंटिकेशन को आपके फुलफिल नहीं कर पा रहा तो उसे फिजिकली वेरिफिकेशन करने के लिए इसमें बताता है। अब इसमें कहता है कि यहां पर टाइमिंग भी बढ़ा दिया गया, हैज बीन रिड्यूस्ड टू 30 डेज फ्रॉम 60 डेज। तो इसने कहा यहां पर टाइमिंग आपके रिड्यूस कर दिया 30 डेज से, फ्रॉम 60 डेज से 30 डेज आपके टाइमिंग कर दिया। आधार ऑथेंटिकेशन हैज बीन रिड्यूस्ड टू 30 डेज फ्रॉम द 60, यानी 60 दिन से आपका ये टाइमिंग घटाकर कितने दिन कर दिया है, 30 डेज आपका इसमें टाइमिंग कर दिया है, रिड्यूस किया है। A person failed to undergo the authentication of Aadhaar number as specified in Rule 8 4A does not opt the Aadhaar authentication of Aadhaar number। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, द प्रॉपर ऑफिसर PO, प्रॉपर ऑफिसर है, with the approval of an officer authorized by the commissioner not below the rank of the assistant commissioner deemed it fit carrying out physically verification of the place of business। तो ऐसे केस में जो प्रॉपर ऑफिसर है वो क्या करेगा, ऑथराइज ऑफिसर जो कि किससे कम का नहीं हो, कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर, जैसा भी उचित हो, तो उसके बिहाफ पर वो क्या करेगा, फिजिकली वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ द बिजनेस, उस प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकली वेरिफिकेशन करके जाएगा। और रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड विद इन द 30 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन of the place of business in the presence of the said person in the manner provided under the Rule 25 and the verification of such document as proper officer may be deemed fit। यानी वो आपके deemed fit आते हैं तो उसके बिहाफ पर वो 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन आपको अप्रूव करेगा। तो ये हमारे इस केस में बताता है, जिसने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, जिसने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया तो प्रॉपर ऑफिसर उसके बिजनेस प्लेस पे, प्लेस ऑफ बिजनेस पे खुद जाएगा और इस पे जाने के लिए उसे कहता है कि अप्रूवल लेना होगा किसका, कमिश्नर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर। तो वहां पर उसको ऑथराइज करेगा और वो जाकर वहां पर देखेगा। तो ऐसे केस के अंदर वहां पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको 30 डेज के अंदर अलॉट करने के लिए देता है। तो रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड विद इन द 30 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर द फिजिकली वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ द बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन। ये हमारे इस केस में बताता है। ज्यादा कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है। टाइमिंग को क्या किया है, 3 डेज वाले टाइमिंग को बढ़ाकर 7 डेज किया है और जो 60 डेज का टाइमिंग है उसको घटाकर 30 डेज के अंदर आपके
कर दिया गया है। आगे लेते हैं। इसके बाद आता है टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस। इश्यू ऑफ नोटिस जो एससीएन की बात करते हैं, वेयर एप्लीकेशन इज फाउंड टू बी डिफिशिएंट, यानी जो आपके एप्लीकेशन अपलोड की गई उसमें कमी है, तो पहले आपका जो टाइमिंग था 3 डेज का वो बढ़ाकर अब कर दिया 7 डेज का टाइम। कितना टाइम बढ़ा दिया है? 7 डेज का टाइम इस केस में आपके बताता है, तो ये टाइमिंग इंक्रीज हो गया है। द टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ द नोटिस in the prescribed form in the where the application is found to be deficient, where the term of any information and document is required to be furnished, where the proper officer is required to be clarified, तो इसके टाइमिंग क्या बढ़ा दिया? इंक्रीज हुआ है 7 वर्किंग डेज, यानी 3 वर्किंग डेज से टाइमिंग बढ़ाकर क्या कर दिया है? 3 वर्किंग डेज से टाइमिंग बढ़ाकर क्या कर दिया है? अब 7 वर्किंग डेज का टाइम आपके हो गया है। The date of the submission of the application for registration. Further, the time limit for issue of the said notice, a person who failed to undergo the Aadhaar authentication does not opt for the Aadhaar authentication has been increased to 30 days from 21 days, और ये टाइमिंग इंक्रीज कर दिया गया 21 से 30 डेज कर दिया from the application of submission of the date. A person failed to undergo Aadhaar or number authentication as the specific rule 84A does not opt authentication of Aadhaar number. The proper officer with the approval of the officer authorized by the commissioner not below the rank of the assistant commissioner deemed it fit carrying out the physical verification of the place of the business. और फिर इसने कहा गया था नोटिस इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म मे बी इशू नॉट लेटर देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, तो 30 डेज के बाद में लेटर आपके इशू नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट आपके बताता है। अब इस केस में मैंने कहा कि जैसे आपको पहले पता था कि आपको 3 डेज के अंदर यदि आपने सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर लगाए और आपके प्रॉपर ऑफिसर ने एक्शन नहीं लिया, तो ऐसे केस में अपन ये बात देते कि उसके डिम्ड रजिस्टर्ड मान लिया जाता था, डिम्ड रजिस्टर्ड मान लिया जाता था। सेम यहां पर भी उसने बताया गया है डिम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन की आपकी जो एप्लीकेशन लगाई गई है वो डिम्ड अप्रूवल मान ली जाएगी, डिम्ड अप्रूवल मान ली जाएगी, ये हमारे इस केस में बताता है। तो डिम्ड अप्रूवल की अपन बात कर लेते, स्टार्ट करते हैं। डिम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, द टाइम लिमिट ऑफ द टाइम लिमिट for dimmed approval of application under the rule 95 have been revised as follow. तो इस केस में पहला कहता है the application from grant of the registration shall be deemed to have been approved if the proper officer failed to take any action within a period। जैसे आपको जो भी टाइमिंग दिया गया उस टाइमिंग में वो एक्शन लेने में फेल हो गया, तो ऐसे केस के अंदर वो एप्लीकेशन डिम्ड अप्रूवल मानते हुए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए बताता है तो रजिस्ट्रेशन इज टू बी ग्रांटेड आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रेमिसेस ऑफ द प्रोविजन 1 who failed to undergo the Aadhaar authentication does not opt Aadhaar authentication or where the proper officer deemed to it fit carrying out the physical verification place of the business। तो ऐसे केस में टाइमिंग कितना हो गया 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी उसके 30 डेज तक उसको काम करना है। 30 डेज में यदि उसने कोई उसका रिप्लाई नहीं किया तो आपके डिम्ड अप्रूव मान ली जाएगी जो एप्लीकेशन आपने लगाई गई है। और बाकी के नॉर्मल केसेस में मैंने कहा 3 डेज से टाइम बढ़ाकर 7 डेज कर दिया, तो 3 डेज में पहले होता था, अब 7 डेज के अंदर डिम्ड अप्रूवल मान लीजिएगा यदि उसने कोई एससीएन वगैरह नहीं दिया गया। The person other than those covered above 7 working days, पहले 3 डेज था बढ़ के 7 हो गया, from the date of submission of the application, 7 दिनों के अंदर डिम्ड अप्रूवल मान लीजिएगा, या तो एप्लीकेशन अप्रूव करे या एससीएन इश्यू करे। यदि दोनों नहीं किया तो डिम्ड अप्रूवल मान लेंगे। प्रॉपर ऑफिसर इश्यू नोटिस सीकिंग द क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन। तो ऐसे केस में डियर आता है 7 वर्किंग डेज, जैसा एससीएन का रिप्लाई दिया उसने
और आपने उस रिप्लाई का कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, कि उसे रिजेक्ट नहीं किया एप्लीकेशन को, तो डिम्ड अप्रूवल मान लीजिए। 7 वर्किंग डेट फ्रॉम डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट फर्निशिंग बाय द एप्लीकेशन। तो ऐसे केस के अंदर वहां पर 7 वर्किंग डेज का टाइमिंग आपका है कि एससीएन के अंदर आपके एससीएन इश्यू किया और उसने उसका क्लैरिफिकेशन दिया, इंफॉर्मेशन दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड किए। अब उसका आपने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, ना तो आपने उसको रिजेक्ट किया, ना ही आपने उसे एक्सेप्ट किया, तो ऐसे केस के अंदर 7 वर्किंग डेज में उसे डिम्ड अप्रूवल कंसीडर कर लिया जाएगा, डिम्ड अप्रूवल कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट बताता है। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आता है कि अपन क्या कर रहे हैं, जो लॉ के अंदर प्रोविजन दिए गए हैं उनका कॉन्ट्राविशन कर रहे हैं, तो वो आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट है उसको क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा, या आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देगा। तो उसके लिए है वॉलेशन कंडीशन ऑफ टेकिंग आईटीसी। आपने गलत आईटीसी ली, टेकिंग आईटीसी, मिसमैच ऑफ जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 के अंदर आपको पता है अपन कोई भी सप्लाई करते हैं, दिखाते हैं आउटवर्ड सप्लाई, तो सामने वाले को आईटीसी मिल जाता है जीएसटीआर 2A में। लेकिन हमें टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसमें आती है, जीएसटीआर 3B के साथ। तो हमने क्या कर लिया, अगले को इनपुट भी दे दिया जीएसटीआर 1 के अंदर, कहा कि चलो ठीक है 10 करोड़ की सेल्स है मेरी, और मैंने दिखाया कितना उसको, केवल 3 करोड़ को आपने बुक्स में दिखाया। अब 3 करोड़ दिखाया, तो ऐसे केस के अंदर यदि डिफरेंस आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B का मिसमैच, तो भी आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जा सकता है। तो ये चीज कह रहा है, मेक द जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन लायबल टू कैंसिल। तो या कैंसिल कर देंगे या सस्पेंड कर देंगे, तो उसके रिगार्डिंग हमारे प्रोविजन दे रखा है एज पर सेक्शन 29(2)A सीजीएसटी एक्ट, 29(2)A ऑफ सीजीएसटी एक्ट, proper officer may cancel the registration of a registered person where he has contravened such provision of CGST Act or rule made thereunder as may be prescribed. The contravention has been prescribed by Rule 21 of the CGST rule. जैसे contravention आपको बता रहा है, तो avail the ITC in the violation of the provision of section 16. 16 के अंदर आपने देखा आईटीसी क्लेम करने के कंडीशंस बताई गई हैं, आईटीसी क्लेम करने की कंडीशन बताई गई हैं, और वो कंडीशन आप कॉन्ट्रावेट कर रहे हो और उसके बावजूद भी आप आईटीसी बुक कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप आईटीसी बुक कर रहे हो, तो वो इस केस में बताता है। या फिर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वॉलेट द प्रोविजन ऑफ रूल 86B डिस्कस अर्लियर अपन ने बात किया, या फर्निशिंग द डिटेल इन आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 1 one or more tax period which is excess of the outward supply declared in by him in the valid return under the section 39, the said tax period। 39 में कौन सी जाती है, जीएसटीआर 3B, वो आपकी जाती है। तो इस केस के अंदर अपन बात करते हैं किस तरह से करेंगे। जैसे मैंने कहा जीएसटीआर 1 मैंने दिखा दी 10 करोड़, क्योंकि मुझे तो क्या मिलने वाला है, यहां पर टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट जीएसटीआर 3B में आएगी, तो उसमें अपन कम कर लेंगे, लेकिन सामने वाले को इनपुट मिलेगा, तो मैं यहां जीएसटीआर 1 में जो सेल दिखाऊंगा, तो अगले के लिए क्या हो जाएगा, जीएसटीआर 2A के अंदर आईटीसी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और मैंने जब अपने जीएसटीआर 3B में टैक्स का पेमेंट करना होगा, उसमें केवल 20 CR दिखाई, तो 80 CR मैंने एक्सेस सप्लाई दिखा दी, और इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, सामने वाले को इनपुट दे दिया। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा सामने वाले रेसिपिएंट के लिए, जीएसटीआर 2A, और वो 10 CR का इनपुट क्लेम कर गया, ये तो सप्लायर है, तो डबल नुकसान हो गया, इधर भी टैक्स नहीं पी गया और उधर वो आईटीसी क्लेम कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर कोई एक्सेस आपके काम कर रहा है, तो वो इस केस में बताता है 39, ये रूल आपके सेक्शन 39 के अंदर जीएसटीआर 3B की बात कर रहा है। तो वहां पर किसी भी टैक्स पीरियड में इस तरह से आपने किया है, तो वहां जैसे ही प्रॉपर ऑफिसर को पता चलेगा, तो डियर प्रॉपर ऑफिसर आपके क्या कर देगा, जो लाइसेंस आपका है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, उसको कैंसिल कर सकता है, आप कैंसिल कर देगा। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट बताता है, तो ये आपके उन्होंने बताया गया। इसी के साथ साथ इसने कहा
प्रोविजन रिलेटिंग टू द सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन अमेंडेड। पहले क्या था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करने के लिए एक बार अपॉर्चुनिटी टू बी हियरिंग, एक सुनवाई का मौका दिया जाता था, लेकिन अभी उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हम सस्पेंशन कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि उसने भैया कॉन्ट्रावेशन किया है तो उसे अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिटर्न नहीं फाइल किया है या उसने कोई कॉन्ट्रावेशन किया है लॉ का, हम पहले इसे देख चुके हैं, तो उसे अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी देने का जो राइट था उसको विड्रॉ कर लिया है। तो ये कह रहा है कि सीजीएसटी रूल विच प्रोवाइड फॉर सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैज बीन अमेंडेड एज फॉलो। तो अमेंडमेंट क्या आया, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, ये प्रॉपर ऑफिसर के पास है रीजन टू बिलीव द रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू कैंसिल, ही कैन नाउ सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन। तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा ऑफ सच पर्सन pending of the cancellation provision without this the important, without affording the said person a reasonable opportunity to be hearing। तो इसको विड्रॉ कर दिया गया, यानी बिना आपके विदाउट क्या दिया, विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर, बिना सुनवाई का मौके दिए आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर सकता है। और आपको पता है यदि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड हो गया तो उसका काम लग गया, क्योंकि ना तो वो टैक्सेबल अप्लाई कर सकता, ना इनपुट क्लेम कर सकता, सब खत्म हो गया, उसका बिजनेस ही बंद हो गया जी। तो ऐसे केस के अंदर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर सकता है। तो वो इसमें बताया गया सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरह से, कि विड्रॉ अपॉर्चुनिटी ऑफ बेयरिंग, यानी आपका विदाउट गिवन अपॉर्चुनिटी of being heard, whereas the comparison of the return furnished by a registered person under section 39 यानी GSTR 3 भी फाइल नहीं की, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड इन GSTR फॉर्म 1 के अंदर जो GSTR रिटर्न के अंदर दिखाई गई वो आपने उसको प्रॉपर GSTR 3 में दिखाई दी। द डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई ड्राइव बेस्ड ऑन द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड his supplier in their from GSTR 1 में, और उसने GSTR 1 में जो डिटेल फर्निश्ड की गई उससे वो गलत इनवर्ड सप्लाई दे रहा है। ये तो आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 में दिखा रहा है, ये तो आउटवर्ड को दिखा रहा है, ये आउटवर्ड GSTR में, ये इनवर्ड सप्लाई जो GSTR 1 के अंदर आप है वो गलत दिखाते हुए इनपुट गलत क्लेम कर रहा है, उसको उसमें यहां पर बताता है, तो उनका गलत यूज कर रहा है। तो सैड पर्सन भी इंटीमेट in the prescribed form by the sending a communication to his mail address। तो उसके मेल एड्रेस पे क्या करेंगे, एक मेल छोड़ेंगे, provide at the time of the registration as amended from the time to time। तो उसको एक बार उसकी मेल जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ऑथराइज करवाई थी उस मेल पर जो ओटीपी आया था उस पर मेल छोड़ेंगे। In this intimation the suspension and notice for the cancellation of the registration said difference and the high lights the said person is asked explain within a period of 30 days as to why his registration shall not be cancelled। तो उससे पूछा जाएगा कि भाई हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना करें, या हम आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्यों ना कैंसिल करें। तो ये आपके इसमें बताता है। A1 इसने कहा in this case where the cancellation is initiated by the department on its own registration of a person has been suspended, such person shall not be granted any refund। और जब अपन बात करते हैं कि चाहे किसी भी रीजन से उसका सस्पेंशन हुआ है तो जो रिफंड मिलने वाला था ना वो भी गया काम से, रिफंड भी आपका खत्म है, रिफंड अंडर सेक्शन 54, तो रिफंड भी नहीं मिलेगा, नो रिफंड। प्रोवाइड दैट द सस्पेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन shall be deemed to be revoked upon completion of the cancellation of proceeding by the proper officer with effect from the date on which the suspension has come into effect। The provision has been inserted to the Rule 21A4 which provide as follows। So this suspension of registration may be revoked by the proper officer, वो आपके रिवॉक कर सकता है any time during the pendency of the proceeding the cancellation if is deemed fit। The consequence amendment by the virtue of the insert by section Rule 2A to Rule 21A have been made sub rule this one।
तो उन्होंने कहा कि जैसे ही आपके यदि कोई पर्सन करता है ये, तो उसे जो अपॉर्चुनिटी टू बी हियरिंग का आपका बेनिफिट था वो आपके क्या कर दिया, विड्रॉ कर लिया गया है। और विड्रॉ करके आपका जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड करते ही वो बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। इवन जो उसका रिफंड क्लेम करने की बात हो रही थी, वो रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट क्या हो गया, सस्पेंड हो गया है। तो ऐसे केस के अंदर वहां पर अब वो यहां पर रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे इस चीज के अंदर आपकी कंसेप्ट बताता है। बाकी का अपन और अमेंडमेंट्स है जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के साथ डिस्कस करते हैं। अभी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।